अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सौम्या ध्रुवा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं भारत की संविधान का इतिहास, और इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सो इसमें हम लोग सबसे पहले तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो पढ़ चुका है। उसके बाद हम लोग एक्ट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे एक्ट की, जिसमें हम लोग सारे एक्ट लगभग पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है 1919 का एक्ट। ठीक है, 1919 का एक्ट पढ़ना है। उसके पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर जो हमारा लेक्चर रहा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे हमारे देश में क्या कर रहे थे, हमारे देश में व्यापार करने आए थे। व्यापार करने के बाद किस तरीके से हमें क्या गुलाम बना लिए थे। गुलाम बनाने का मतलब है कि किस तरीके से हमारे देश पे शासन कर रहे थे। ठीक है, जब इस चीज़ को जो भारतीय लोग थे जब इस चीज़ को महसूस करने लगे कि अब क्या है, जो अंग्रेज़ हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, हमें शासन कर रहे हैं, और इनके जो शासन है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो जब अंग्रेज़ों का भारतीयों क्या हुआ, गुस्सा फूट पड़ा था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि बंगाल पर क्या किया था, ब्रिटिश ने शिकंजा कस लिया था और शासन कर लिया था, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या किए, कई तरह के एक्ट लाए, जिसमें से हम आपको 1784 का एक्ट पढ़ाए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और आपको 1786 का एक्ट पढ़ाए थे। सारे एक्ट लगभग पढ़ा चुके हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आज हम क्या रिवीजन करेंगे? आज हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं 1892 का एक्ट। क्या? 1892 का एक्ट। ठीक है, 1892 का अधिनियम आज हम पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, इसमें हम लोग देखे थे किस तरीके से इसके पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं 1861 के बारे में। जब 1858 का एक्ट हुआ था, इसके पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देते हैं। जब देखिए, जब ब्रिटिश का शासन था भारतीयों पर, तो भारतीय बहुत गुस्सा हो चुके थे। ठीक है, और 1858 का एक्ट आया था, 1857 के जो घटना हुआ था, यानी कि जो महान क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, महान क्रांति। जब भारतीयों का गुस्सा बहुत फूट पड़ा था किस पे, ब्रिटिश पर, तो 1857 क्या किया था, भारतीयों ने महान क्रांति कर दिया था। क्या कर दिया था? महान क्रांति कर दिया था, जिसके तहत ब्रिटिश समझ चुकी थी कि अब भारतीयों को शामिल करना ज़रूरी है, शासन में भारतीयों को शामिल करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और ब्रिटिश समझ चुकी थी कि अब ब्रिटिश कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा ये भारतीयों को नहीं संभाला जा सकता। इसीलिए क्या किया था ब्रिटिश ने भारत के शासन को किसके हाथों में सौंप दिया? तो भारतीय शासन को किसके हाथ में सौंप दिया? ताज शासन के हाथों में। किसके हाथों में सौंप दिया? तो ताज शासन के हाथ में सौंप दिया। यानी कि अभी तक ब्रिटिश क्या कर रही थी, भारत पर खुद शासन कर रही थी, लेकिन अभी ब्रिटिश क्या कर रही है, अभी ब्रिटिश भारतीय शासन को किसके हाथों में, ताज शासन यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जब 1858 का एक्ट आया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। भारत के सचिव को भारत का वायसराय कहा गया, और सबसे पहले भारत के वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहले भारत के वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुधार अधिनियम लाया। क्या लाया? भारत परिषद अधिनियम, जिसमें से 1861 का एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। 1861 का एक्ट। ठीक है, 1861 में हम देखे थे किस तरीके से लॉर्ड कैनिंग यानी भारत के जो वायसराय थे, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग, यानी जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने किस तरीके से क्या किया था, किस तरीके से भारतीयों को गैर सरकारी तरीके से, यानी भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में क्या किया, ब्रिटिश शासन में शामिल किया। गैर सरकारी सदस्य के रूप में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ठीक है, किस में शामिल किया, ब्रिटिश शासन में शामिल किया, जिसमें पहले व्यक्ति कौन थे, बनारस के राजा,
दूसरे कौन थे? पटियाला के महाराजा। और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव। इन तीनों को क्या किया? शामिल किया किसमें? ब्रिटिश शासन में। ठीक है, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में। और जो अभी तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें क्या था कि जो ब्रिटिश है कंपनी पर क्या की, कंपनी ने क्या किया? बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कसा और मद्रास और मुंबई को इसके अधीन कर लिया था। यानी इसकी शक्तियाँ किसके पास थी? बंगाल के पास थी। तो उसकी शक्तियाँ वापस कर दी गई। 1861 में क्या कर दी गई? उस शक्तियाँ को वापस कर दी गई। ठीक है, और भी इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, तो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोस में हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? 1892 का एक्ट आया। क्या आया? 1892 का एक्ट आया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? केंद्रीय परिषद के क्षेत्र में वृद्धि हुई। यानी कि अभी तक कितने लोग हो रहे थे भारत में? अभी तक बहुत कम ही लोगों को भारत में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। लेकिन अब क्या था? 1892 का एक्ट आया था, जिसमें क्या करती ब्रिटिश कंपनी और भी क्या करती, उसमें सुधार लाई। अब क्या था? जो 1892 का एक्ट था, जिसमें अब क्या क्या था? अब ये था कि केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्र की वृद्धि हुई। यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, क्या थे? जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो भारतीय थे, ये जो गैर सरकारी सदस्य है ना, ये और कोई नहीं है। कौन है? ये कौन है गैर सरकारी सदस्य? तो ये हैं आपके भारतीय, यानी हम भारतीय हैं ये। ठीक है, इनमें क्या कि संख्या को बढ़ा दिया। 1892 में क्या किया? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। और अधिकतम संख्या कितना था? अधिकतम संख्या आपका था 16। ठीक है, ये था अधिकतम संख्या। ठीक है, और न्यूनतम क्या था? न्यूनतम था 10। ठीक है, कितना था? न्यूनतम 10 था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कैसे वो भारतीयों को और भी अधिकार मिले थे। यानी कि जो भारतीय थे अब क्या कर सकते थे? ब्रिटिश शासन से क्या कर सकते? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। किस पर? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले उनको क्या करना था? 6 दिन पहले इन्फॉर्म करना था कि हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, और ऊपर से उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी कि क्रॉस क्वेश्चन वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, और इसमें एक और विफलता क्या था कि ये एक तरीके से सांत्वना देना था। यानी भारतीय लोग को क्या था? सांत्वना देना था। जो हमारे 1857 की क्रांति थी और भारतीयों का जो आंदोलन था, उसको रोकने का एक रणनीति था कि भारतीयों को ये फील कराओ कि तुम भी हमारे शासन में क्या हो? शामिल हो। और क्या करेंगे? भारतीय लोग अब चुप हो जाएंगे। ऐसा ब्रिटिश का विचार था, ऐसा सोच था उनका। ठीक है, इसलिए 1892 का जो एक्ट आया था बच्चों, उसमें क्या किया गया था? भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था। जो कि आपके एक व्यक्तित्व रूप में आपका जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा है, क्या है? आपका मत। क्या है? आपका मत। आपका मत ही आपका योगदान है। ठीक है, कि आप किसी भी कार्य में अगर आपका मतदान है तो आपका उस कार्य में कितनी भूमिका है उसको बताता है। ठीक है, लेकिन अगर मतदान ही नहीं रहेगा तो उसमें कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, सो इसमें क्या था? 1892 के एक्ट में हमें मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और प्लस इसमें ये भी था कि जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, 1892 के एक्ट में बजट पर प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, सरकार के कार्यों पर प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिश, आप बस प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, मानना न मानना ये उनके ऊपर था। या ये नहीं था कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे कि बजट पर आपने प्रश्न पूछा तो उस पर विवरण बताइए या उसको लागू कीजिए अपने मांग को। तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि आज आप पढ़ते होंगे डीपीएसपी, बिल्कुल ऐसा ही था। आप डीपीएसपी पढ़ा होगा, अगर आप लोगों में से कोई भी अगर डीपीएसपी पढ़ा होगा पहले, तो उनको पता होगा डीपीएसपी क्या होता है। डीपीएसपी, जिसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। इसमें क्या होता है? ये एक नीति निर्देशक तत्व कहते हैं जैसे हिंदी में। इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं?
यानी कि अपनी सरकार को, जो अभी हम प्रेजेंट में चल रहा है सरकार चल रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उन अपने निर्देश दे सकते हैं कि हमारा भारत ऐसा होना चाहिए, हमारा शिक्षा विभाग ऐसा होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, एक निर्देश दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है वो माने न माने ये उनके ऊपर है। हम क्या कर सकते हैं, बस हम एक निर्देश दे सकते हैं। DPSP यानी ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। यानी हम सरकार से ये मांग नहीं कर सकते हैं, बस एक निर्देश दे सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है हमारे मांगों को, अगर DPSP के तहत अगर सरकार क्या करती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो इसको लेकर क्या कर सकते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें संविधान में लिखा हुआ है। अगर DPSP में अगर क्या कर सकते हैं, अगर हम सरकार से कोई निर्देश कर सकते हैं, अगर सरकार को अगर लगता है कि उसे मानना चाहिए तो ठीक है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम क्या उसे सर्वोच्च न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 1892 का एक्ट में क्या था, हमें क्या ब्रिटिश सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार था, ठीक है, सरकार के कार्यों को जानने का अधिकार था। लेकिन उन्हें क्या, हम ये उनकी अगर वो चाहें तो इसको माने और ना चाहे तो न माने, यानी कि हम सरकार पे, ब्रिटिश सरकार पे बाध्य नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते, हम ब्रिटिश सरकार पे बाध्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी कि उस मांग को पूरा करने के लिए हम किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे कि हमारे मांगों को क्यों नहीं पूरा किया गया या हमारी मांगों को पूरा किया जा सके। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 1892 का एक्ट था। ठीक है, उसके बाद क्या आया हमारा, 1909 का अधिनियम आया। क्या आया हमारा, 1909। ठीक है, 1909 का अधिनियम आया, जिसमें कि क्या चीज़ था, इसमें देखिए 1892 और 1909 ये दोनों आपस में काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की सिमिलैरिटी है। बस 1892 का जो एक्ट था उसी को संशोधन कर दिया गया 1909 में, यानी कि 1892 में जो भी कमियां रहीं उसका संशोधन रूप क्या है, उसी कमियों को ठीक करके 1909 लाया गया। ठीक है, देखिए 1909 में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमारे लिए आई, लेकिन क्या हुआ था, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे रीज़न था भारत का आंदोलन। क्या था, भारत का आंदोलन। ठीक है, भारत का आंदोलन था। क्या था, भारत का आंदोलन। क्यों भारत का आंदोलन था, क्योंकि अभी तक ब्रिटिश सरकार बस हमें घुमा फिरा रही थी, हमारे मांगों को पूरा नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी, बस हमें घुमा फिरा रही थी, हमारे मांगों को क्या करती, पूरा नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं वो हमें भारतीयों को क्या चाहिए था, हमें भारतीयों को चाहिए था स्वशासन, स्वशासन चाहिए था, यानी कि खुद का स्वशासन। यानी कि इस समय तक आते आते जो भारतीय थे वो समझ चुके थे कि भारत हमारा है तो शासन भी हमारा होना चाहिए। इसमें हम आपको ये भी प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि 1885 में 1885 में, अरे क्या बताया था हमने, 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे एक तरफ कौन थे, एक तरफ आपके थे लाल बाल पाल। ठीक है, और एक तरफ कौन था, तो एक तरफ आपके थे कांग्रेस के लोग। ठीक है, यानी कांग्रेस के कुछ सदस्य थे। देखिए इसमें क्या चीज़ था, हम बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे क्योंकि हम सारी चीज़ों को पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो बस रिवीजन करा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या था, इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग, ठीक है, जो शिक्षित लोग हैं, उनका आपस में डिस्कशन हो सके, बात विचार हो सके कि किस तरीके से भारत के शासन को सुधारा जा सके। ठीक है, इसलिए ये 1885 का ये कांग्रेस का स्थापना हुआ था।
ठीक है, ये ब्रिटिश के अधिकारी CSI द्वारा हुआ था। ठीक है, कल मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई, वीडियोस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि भारत में क्या की जाए, स्वशासन की मांग, यानी जो इधर मैंने आपको बताया था ना, लाल बाल पाल जो थे, ठीक है, लाल बाल जो पाल थे, इन लोगों का था, ये लोग का क्या मांग था? इन लोगों का मांग था स्वशासन। क्या था इन लोग का मांग? इन लोग का मांग था स्वशासन। और इधर जो लोग थे, यानी कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के कुछ सदस्य लोग थे, इनका ये था कि जो ब्रिटिश कर रही है वो क्या कर रही है, ब्रिटिश जो कर रही है वो सही कर रही है। कुछ थोड़ा सलाह देंगी ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश क्या करेगी, क्या करेगी ब्रिटिश? सही कार्य को करेगी। यानी कि इधर क्या थे, इधर नरमपंथी के लोग थे, नरम दल, इधर आपके लोग थे गरम दल, जिसे बाद में उदारवादी नेता भी कहा गया, गरम दल। देखिए, गरम दल में आपके कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विजेंद्र पाल। ठीक है, ये लोग थे, ये लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे कि भारत हमारा है तो शासन भी हमारा होना चाहिए। और ये लोग बहुत सही तरीके, इनका विचार बहुत सही था कि भारत हमारा है तो शासन भी हमारा होना चाहिए। बट इधर के जो नरम लोग थे, ये लोग बड़ी पोलाइटली लोग थे, यानी कि बहुत पोलाइटली तरीके से संविधान की मांग या सुधार करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन इधर का लोग का जो गरम दल के थे, इनका ये था कि आप कुछ सुधार मत कीजिए, बट आप लोग चले जाइए, यानी भारत को छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत हमारा है तो शासन हम करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या थी? ये सब आपके 1892 की पहले की सारी चीज़ें थी। उसके बाद आपका आया था 1892। ठीक है, 1892 1892 में क्या क्या देखने को मिला आपको? 1892 में आपको देखने को मिला कि किस तरीके से जो केंद्रीय विधान परिषद का क्षेत्र है उसका विस्तार किया गया। अभी तक हमने क्या देखा था? ये 1909 है। 1892 तो हम आपको पढ़ा दिए, ये 1909 है। ठीक है, तो 1892 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? 1892 में हम लोग देखे थे किस तरीके से केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार हुआ, और उसमें जो संख्या थी न्यूनतम 10 और अधिकतम कितनी थी? 16 थी। लेकिन 1909 आते आते क्या किया गया? 1909 आते आते क्या हुआ? इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 60। कितनी गई? अचानक से जो संख्या है वो बढ़ के कितनी हो गई? 60। यानी कि अब क्या करेंगे? गैर सरकारी सदस्य के रूप में 60 जन होंगे। किसमें? ब्रिटिश के कार्यों में। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? तो इसमें ये सारी चीज़ें हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? तो इसमें जो भी जो भारतीय राजनीति थी उनका बहुत दबाव बढ़ चुका था। किसके ऊपर? ब्रिटिश के ऊपर। इसलिए ब्रिटिश कुछ ऐसा करना चाह रही थी जिससे कि भारतीय जो इतना गुस्सा आ रहा है वो लोग शांत हो जाएं। ठीक है, तो उसमें क्या लाया गया था बच्चों? उसमें लाया गया था कि बजट पर, अभी तक जो भारतीय थे ना वो बजट पर प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। क्या कर सकते? बजट तो पूछ सकते थे लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्या किया गया इसमें कि क्रॉस क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार मिल गया। यानी कि 1909 के एक्ट में क्या हुआ? एक तो आपके केंद्रीय विधान परिषद में क्या हुआ? भारतीयों यानी गैर सरकारी सदस्यों का क्या हुआ? संख्या में वृद्धि हुई, यानी कि अभी तक कितने थे? 16 थे, अब क्या हुए? 60 हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद उनमें क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार था, प्लस उन्हें मतदान देने का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? मतदान देने का अधिकार, लेकिन कुछ सीमित लोगों को, सबको नहीं। ठीक है, कह सकते हैं 1892 1900 एक्ट, ये सब चीज़ें क्या है? बस एक सांत्वना है। क्या है? सांत्वना। जैसे सांत्वना पुरस्कार देते हैं ना बच्चों को शांत करने के लिए, वैसे ही ये क्या है? बस एक सांत्वना है जिससे जो भारतीयों का गुस्सा है वो शांत हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग 1892 में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1909 में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 1919। बहुत ज़्यादा ऊपर कर देते हैं हम। 1919
1919 एक्ट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम, सॉरी, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अब हम लोग पढ़ेंगे 1919। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारत परिषद अधिनियम। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ था, जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि भारतीयों का आंदोलन बहुत बढ़ चुका था और स्वशासन की मांग हुई थी। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा हम आपको इसका बता देते हैं कि इसका जो पिछला इतिहास क्या रहा है, मतलब इसके पीछे की क्या क्या घटना हुई थी। देखिए इसमें इसके पीछे लखनऊ का समझौता हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको प्रॉपर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हम आपको ये जो पढ़ा रहे हैं बस इसलिए ताकि आप जो संविधान का विकास आगे हम आपको जो चैप्टर पढ़ाएं आप लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जब आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना तो आप कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, प्लस आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं आप आंकड़ा के साथ क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि हाँ 1920 में ये एक्ट आया था, उसके बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से आप आंसर प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, प्लस आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, समझने की चीज़ें हैं, रट्टा मारने की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग यानी 1909 तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारत परिषद अधिनियम पढ़ रहे थे। बट अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जिसको 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ था, लाया गया था। क्या हुआ था, 20 अगस्त 1917 को क्रमिक रूप से लाया गया था। इसमें ब्रिटिश का कहना ये था दोस्तों, इसमें ब्रिटिश कह रही थी कि हम आपका, जैसे हम एक उत्तरदायी शासन को बनाना चाहते हैं। क्या करे ब्रिटिश, क्या करे भारतीयों से कि हम एक उत्तरदायी शासन को बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले का रीज़न ये था कि इसमें जैसे अभी तक क्या हुआ था, जब 1992 में निर्वाचक मंडल आया था। ठीक है, जिसमें निर्वाचक मंडल में क्या किया गया था दोस्तों, निर्वाचक मंडल में यानी कि धर्म के नाम पर मुस्लिमों को क्या कर दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। जो भारतीय में पहली बार किसी को धर्म के नाम पर आरक्षण दिया गया था, ये बहुत गलत चीज़ था। ये एक पीछे कूटनीति था ब्रिटिश का, क्योंकि आप किसी वर्ग के नाम पे नहीं दे रहे हो, आर्थिक स्थिति के नाम पे नहीं दे रहे हो, आप धर्म के नाम पे दे रहे हैं। धर्म के नाम पर ये साफ साफ पता चलता है कि ये ब्रिटिश लोगों का क्या था, राजनीति था, जिससे क्या हो सके, भारत को कमज़ोर किया जा सके। ठीक है, ठीक वैसे ही लखनऊ का समझौता जब हुआ था 1916 में, जो निर्वाचक मंडल देने के बाद भारतीयों और जो हिंदू और मुस्लिम में ये लोग फूट डालो और राज करो की नीति करना चाह रहे थे, वो क्या हुआ, असफल रहा। क्या हुआ, असफल रहा, क्योंकि 1916 का जो समझौता हुआ उसमें क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम पहली बार हिंदू और मुस्लिम ये समझ चुके थे और इन दोनों का विचार एक ही था कि स्वशासन, क्या था, स्वशासन, यानी कि हमारा खुद का शासन होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले 1992 में 1909 में क्या किया था, निर्वाचक मंडल बना दिया गया था, जिसमें मुस्लिमों को क्या किया गया था, मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण देकर क्या किया गया था, यानी कि जो मुस्लिम को जो मतदान है वो मुस्लिम ही करेंगे, यानी कि धर्म के नाम पर
वो विभाजन किया गया था, यानी क्या लाया गया था बच्चों, तो क्या लाया गया था, सांप्रदायिकता। क्या लाया गया था, सांप्रदायिकता। ये सांप्रदायिकता एक छोटा शब्द है, लेकिन ये एक क्या है, ये पूरा क्या है, एक तरीके से पूरा विभाजन है। क्या है, विभाजन है। क्या है, विभाजन है। ये 1992 1909 के एक्ट में ऐसा ला के क्या किया गया था, हिंदू और मुस्लिम में विभाजन किया गया था। और इसी का जो दुष्परिणाम है वो आज भी हम क्या करते हैं, हमें देखने को मिलता है, धर्मों के नाम पर बंटवारा। ठीक है, ये एक लाने का बस एक रीज़न ये था कि कैसे भारतीयों को कमज़ोर किया जाए। क्या किया जाए, कैसे भारतीयों को कमज़ोर किया जाए, जिससे ब्रिटिश शासन को भारत में शासन करने की का आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए हमारे भारत में क्या है, अभी भी आरक्षण है। क्या है, हमारे भारत देश में अभी भी आरक्षण है, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं है, जाति के नाम पे आप कह सकते हैं आरक्षण है, वर्ग के नाम पे आप कह सकते हैं आरक्षण है, महिलाओं के नाम पे आप कह सकते हैं आरक्षण है, आर्थिक स्थिति के नाम पर आरक्षण है, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। क्योंकि धर्म के नाम पर जिस दिन आरक्षण आ जाएगा ना, उस दिन हमारे अंदर क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भेदभाव आ जाएगा। क्योंकि धर्म के नाम पर आरक्षण क्या होता है, सही नहीं होता है, ये एक विभाजन का रूप होता है। ठीक है, विभाजन का रूप होता है। ठीक है, इसलिए धर्म के नाम पर आरक्षण क्या था, भारतीयों को कमजोर करने की एक रणनीति थी। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश कहते हैं, 20 अगस्त 20 अगस्त 1917 को अगस्त 1917 को ब्रिटिश कहते हैं कि हम क्रमिक रूप से, क्या चीज, हम क्रमिक रूप से भारत में, हम क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी सरकार, क्या कहते हैं, उत्तरदायी सरकार लाना चाहते हैं, यानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरदायी सरकार, आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत को सांत्वना देने के लिए कह रही है कि हम क्या कर रहे हैं, भारत में क्रमिक यानी क्रम से, यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, भारत में एक उत्तरदायी शासन लाना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक उत्तरदायी शासन लाना चाह रहे हैं। ये देखिए कहने का जो इनका स्टेटमेंट था, इसके पीछे का रीजन था क्या, कि जो भारतीय लोग आंदोलन कर रहे हैं वो शांत हो जाएं। क्या करें, वो शांत हो जाए, उनका जो गुस्सा है वो कम हो जाए। लेकिन भारतीयों का अब ये मांग हो चुका था कि हमें आपका उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए। क्या है, हमें आपका उत्तरदायी शासन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वशासन। क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वशासन। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश लोग कहाँ सुनने वाले थे, ब्रिटिश लोग कहाँ सुनने वाले थे, ये लोग बस इग्नोर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि इसी बीच क्या हुआ था, आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1912 से लेकर 18 तक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें कि भारतीयों का, ब्रिटिश को क्या थी, भारतीयों की ज़रूरत थी, भारतीय सैनिकों की ज़रूरत थी। और उसके पहले क्या ब्रिटिश का स्टेटमेंट आया था कि आप हमें युद्ध में क्या करो, आप हमारे युद्ध में मदद करें, आप हमारे युद्ध में सहायता करें, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। ब्रिटिश का ऐसा स्टेटमेंट आया था कि भारतीय सैनिकों के लिए को लेकर, भारतीयों को लेकर, कि आप क्या करें, हमारे युद्ध में हमारी सहायता करें, हम क्या करेंगे, हम आपकी मांगों को
पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है, जैसे ही दोस्तों जो युद्ध होता है वो समाप्त होता है, ब्रिटिश क्या होती है, अपने स्टेटमेंट को बदल देती है और अपनी मांगों को पूरा भी नहीं करती है, जिसके कारण कि भारतीयों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या किया, इसमें कुछ बदलाव तो किए थे लेकिन भारतीयों को नागवार था। इसमें अब क्या किए थे, इसमें आपका ये किए थे कि जो केंद्रीय परिषद थी, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद केंद्रीय परिषद केंद्रीय परिषद और विधान परिषद, केंद्रीय परिषद और विधान परिषद। केंद्रीय परिषद और विधान परिषद लाया गया। क्या किया गया, इसमें केंद्रीय परिषद और विधान परिषद लाया गया। आप कह सकते हैं कि प्रांतीय परिषद लाया गया, जिसमें क्या किया गया, द्विशासन, क्या किया गया, इसमें द्विशासन लाया गया। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार द्विसदनीय लाया गया। क्या लाया गया, द्विसदनीय। और इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे इसके जनक कौन थे, लियोनस कॉर्टियस। इसके जनक कौन थे, लियोनस कॉर्टियस। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार द्विसदनीय शासन प्रणाली का क्या हुआ, निर्माण किया गया था। और इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे लियोनस कॉर्टियस थे। ठीक है, पहली बार ऐसा किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, देखिए उसके बाद क्या किया गया, इसमें पहली बार जो प्रांतीय थी, यानी अभी तक केंद्रीय और विधान परिषद को अलग किया गया था, अब क्या किया गया था, जो प्रांतीय थी इसको एक मिनट, अभी तक क्या किया गया था आपका, केंद्रीय और क्या किया था, प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय। देखिए केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय प्रांतीय में क्या किया गया था, देखिए विषयों का चुनाव किया गया, विषयों को अलग अलग कर दिया गया। कुछ विषयों को आपके केंद्रीय में ऐड कर दिया गया और कुछ विषयों को प्रांतीय में ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया, केंद्रीय द्विसदनीय शासन का निर्माण हुआ। यहीं से आपका लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण होता है। अब इसमें क्या किया, कुछ शासन को केंद्रीय में और कुछ शासन को प्रांतीय। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अभी क्या चलता है हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है। और क्या है, हमारे यहाँ सरकारें कैसी हैं, केंद्र हैं और राज्य हैं। और केंद्र की विषय सूची अलग है और राज्य की विषय सूची अलग है। केंद्र की सरकार अलग है और राज्य की सरकार अलग है। ठीक इसी प्रकार उस समय भी किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय, प्रांतीय का मतलब होता है राज्य। ठीक है, प्रांतीय का क्या मतलब होता है, राज्य। तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को क्या किया गया, पहले तो अलग अलग किया गया, उसके बाद पहले आपका केंद्रीय और प्रांतीय को अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद प्रांतीय सदन को क्या हुआ, बांटा गया, यानी 2 रूपों में। अब बताएंगे आपको किस किस रूप में बांटा गया। किस किस रूपों में बांटा गया, तो एक को बांट दिया गया हस्तांतरित शासन। ठीक है, दूसरे को क्या किया गया, आरक्षित शासन।
देखिए इसमें हस्तांतरित में आपकी क्या क्या चीज़ें थी, तो इसमें आपका शिक्षा, क्या क्या चीज़ें थी बता दे रहे हैं आपको, क्या क्या चीज़ें थी। इसमें आपका शिक्षा था, पुस्तकालय, संग्रहालय इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या चीज़ें था, तो इसमें आपका जैसे पुलिस विभाग था, ठीक है, कानून, पात्रता, पत्रिका, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या किया गया, जब प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। पहले तो हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया, यानी कि पहले देखा गया कि सेलेक्ट किया गया कि केंद्र में कौन से विषय कार्य करेंगे और प्रांत में कौन कौन से विषय होंगे। तो पहले केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया, उसके बाद क्या किया गया, प्रांतीय सदन में प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। इसमें सबसे पहले हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित में आपकी शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, और प्रांतीय में आपके आरक्षित में आपके पुलिस विभाग, पत्रिका, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत सचिव को क्या था, अधिकार था, भारतीय जो सचिव थे उनको क्या अधिकार था कि वो क्या कर सकते हैं, वो महालेखा की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो एक्ट था ना, हम लोगों ने जो 1919 का एक्ट देखा, 1900, ये जो हम लोग एक्ट देखे हैं 1919 का एक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से एक बहुत बड़ा स्टेप हमारा खुलता है स्वतंत्रता का। क्या था, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे 1935, ठीक है, उसमें हम एकदम अच्छे से क्या क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से हम अपने भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, यानी किस तरीके से हम धीरे धीरे करके भारत हमारा आज़ाद हो जाएगा ब्रिटिश से, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इसी में मताधिकार देने का मतलब महिलाओं को भी क्या किया गया, मत देने का अधिकार मिला। देखिए जो 1919 का जो एक्ट था ना, ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार आपको बहुत जगह पढ़ने को ये भी मिलेगा कि 1919 के एक्ट में क्या हुआ, महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। क्या हुआ, आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा कि 1919 का एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, बट ऐसा नहीं है। 1919 में महिलाओं को आपको मत देने का अधिकार नहीं मिला, बल्कि 1919 का एक ऐसा एक्ट था जिसमें महिलाएं क्या हुई, 1919 के बाद इतनी अवेयर, इतनी जागरूक हो गई कि 1919 के बाद क्या हुआ, महिलाएं क्या की, इस पे विचार करना, सभी लोग इस पे विचार करने लगे कि महिलाओं को भी क्या किया जाए, मत देने का अधिकार दिया जाए। क्या किया जाए, मत देने का अधिकार दिया जाए। और ठीक 1920 में क्या किया गया, 1920 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, यानी अब महिला मत दे सकती हैं, लेकिन कुछ सीमित रूप में, यानी कि पूरी महिलाएं जितनी भारत की वो सभी नहीं, कुछ सीमित रूप में क्या हुआ, महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या पढ़े, 1919 के एक्ट में पढ़े, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें ही सबसे पहले इसमें सांप्रदायिकता जो हम लोग देखे थे ना, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग क्या देखे थे कि किस तरीके से 1992-1909 में किस तरीके से निर्वाचन मंडल आया जिसमें क्या मुस्लिम लीग को अलग करने की पूरी कोशिश की। उनको क्या था, उनको सांप्रदायिकता के रूप में क्या किया गया, आरक्षण दिया गया, यानी कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, ठीक है। देखिए अब 1919 में क्या किया गया ना, अभी तक केवल किसको था, मुस्लिमों को था, लेकिन 1919 में क्या हुआ, पृथक निर्वाचन का सिद्धांत आया जिसमें क्या है, सिख, ईसाइयों सभी को क्या किया गया, सिख और ईसाइयों सभी को क्या किया गया, इसमें आरक्षण दिया गया। क्या किया गया, आरक्षण दिया गया,
किसको? सिख और ईसाइयों को भी क्या किया गया? इसमें 1919 में आरक्षण दिया गया, जिससे सांप्रदायिकता की जो भावना है वो बहुत बढ़ चुकी थी। और इसका मेन कारण यही था, ब्रिटिश यही चाह रहे थे कि कैसे इनमें फूट डाला जाए, कैसे क्या किया जाए, इनमें फूट डाला जाए। और क्योंकि जो भारतीयों, यानी कि जब लखनऊ समझौता हुआ था ना, उस समय तक क्या था, उस समय तक लखनऊ समझौता में पहली बार मुस्लिम और हिंदू दोनों का विचार एक था, दोनों की मांग ही एक थी कि हमारा स्वशासन मिलना चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्वशासन चाहिए। अभी तक में पहली बार लखनऊ समझौता में मुस्लिम और हिंदुओं का एक ही मांग था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये देखा गया कि सांप्रदायिकता की भावना आई, जिसमें ईसाइयों को अलग, सिखों को अलग, सभी को तोड़ा गया। क्या किया गया? तोड़ा गया। यानी कि सभी को सांप्रदायिकता लाकर क्या किया गया? सभी को विभाजन करना चाहा, जिससे क्या हो जाए? सभी समुदाय, यानी मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ही भिड़े, क्या करें? आपस में ही लड़ाई करें, आपस में ही मतभेद स्टार्ट हो, जिससे क्या हो? ब्रिटिश का मकसद पूरा हो जाए और ब्रिटिश क्या करे? आराम से भारतीयों पर शासन करे। क्या था ब्रिटिश का मकसद? यही था कि ब्रिटिश क्या करे? भारतीयों पर शासन करे, और जो भारत क्या है वो आपस में ही क्या है? आपस में ही लड़ झगड़ के कमज़ोर होते जाएं। और ये देखिए, जो ये सांप्रदायिकता थी ना, ये आपको आज भी देखने को मिलती है। क्या करती है? सांप्रदायिकता आपको आज भी देखने को मिलती है। कैसे? आज भी आपको हिंदू मुस्लिम करके तोड़ा जाता है, ताकि क्या किया जाए? भारत को कमज़ोर किया जाए। ब्रिटिश का शुरू से ये मकसद था कि हमें क्या करना है? भारत में शासन करते रहना है। क्या करना है? भारत में शासन करते रहना है। इसलिए ब्रिटिश क्या कर रही थी? बस एक एक एक्ट ला रही थी। क्या करती? एक एक एक्ट ला के भारतीयों का मुंह बंद कर रही थी, सांत्वना दे रही थी कि देखो कैसे हम तुम्हारे लिए एक अच्छा शासन ला रहे थे। क्या कर रहे थे? एक अच्छा, ब्रिटिश दिखा रही थी ना कि भारतीय तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रही थी? ब्रिटिश दिखा रही थी कि हम शिक्षित लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हारे लिए कानून बना सकते हैं, तुम लोग खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए अभी तक क्या करती ब्रिटिश? केवल क्या कर रही थी? केवल कानून पे कानून, एक्ट पे एक्ट ला रही थी, लेकिन उनके स्वशासन मांग को पूरा नहीं कर रही थी। ठीक है, इसी अधिनियम में क्या किया गया? इसी अधिनियम में एक प्रावधान लाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक प्रावधान लाया, जिसमें वायसराय ने कहा, जो भारत के वायसराय थे, जो हम लोग 1919 पढ़ रहे थे ना। देखिए, मैं ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, क्योंकि आपको लिखा हुआ तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो, मेरा यही मकसद है। ठीक है, देखिए जब 1919 का आया था, तो इसमें क्या थे? जो भारत के वायसराय थे, भारत के जो वायसराय थे, पहली बार परिषद में क्या किए? भारत के वायसराय ठीक है, भारत के वायसराय ने कहा कि विधान परिषद में क्या है? परिषद में जिसमें 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ के कमांडर इन चीफ को छोड़कर क्या किया? कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो 3 सदस्य होंगे वो कौन होंगे? कमांडर इन चीफ को छोड़ के कौन सदस्य होंगे? 3 जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे भारतीय। कौन होंगे? भारतीय। पहली बार देखिए, इतना सारा जब दबाव हुआ, आंदोलन हुआ, इतना सारा युद्ध मतलब इतनी सारी क्रांतियाँ, जो 1858 की क्रांति हुई और जो बंगाल का विभाजन हुआ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए
1919 में भारत के वायसराय ने क्या किया, विधान परिषद में जो 6 सदस्य होते हैं उसमें से कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो 3 सदस्य होंगे वो कौन होंगे, भारतीय सदस्य होंगे। कौन होंगे, भारतीय सदस्य होंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग 1919 के एक्ट में पढ़े हैं। 1919 के एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा, सो 1900 देखिए 1919 के एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश क्या कह रही थी, ब्रिटिश बोल रही थी कि हम क्रम रूप से एक उत्तरदायी शासन लाने का सोच रहे हैं, एक उत्तरदायी शासन का शासन ला रहे हैं जिसमें क्या हो जाए, जिसमें शासन को सुधारा जाए और जो भारतीयों के लिए क्या हो, भारतीयों के लिए अच्छा हो। लेकिन हम देख रहे थे कि क्या कर रहे थे कि हम रिवीजन करा रहे हैं इस टाइम, ठीक है। हम ये देख रहे थे कि जो भारतीयों का मांग था वो स्वशासन चाह रहे थे, यानी जो नरम दल के लोग थे उनका ये था कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, ब्रिटिश के द्वारा जो पद दिया जा रहा था हमें वो पद नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो क्या चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, ठीक है। जिसके साथ रॉलेट एक्ट आया जिसमें बाल गंगाधर तिलक को क्या किया, जेल भी भेज दिया गया, ठीक है। सो बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉपर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, केंद्रीय और विधान परिषद बना जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय कार्यों को अलग अलग किया गया। उसके बाद प्रांतियों की 2 गुट बनाई गई जिसमें से क्या हुआ, हस्तांतरित और आरक्षित को अलग अलग किया गया। हस्तांतरित में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय जैसी चीज़ों को रखा गया। उसके बाद जो आपका ये आरक्षित था उसमें पुलिस, कानून पालिका जैसी चीज़ों को रखी गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये हम लोग 1919 के एक्ट में पढ़े, ठीक है, जिसमें पहली बार द्विसदनीय शासन का निर्माण किया गया, यानी कि द्वैध शासन लाया गया पहली बार। और इसके जो जनक थे इनका नाम था लियोनस कार्टियस। क्या नाम था, लियोनस कार्टियस, ठीक है। ये 1917 में क्या हुआ, क्रमिक रूप से आया। ये लागू कब हुआ था, लागू आपका जो हुआ था वो हुआ था 1921 में, ठीक है, 1921 में। सो आज के लिए हम बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे का जो वीडियोस, आगे का जो लेक्चर है हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को इस टॉपिक में या इस एक्ट में कोई भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, जिसके तहत हम आपको फिर से समझा देंगे चीज़ों को, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।